जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और 4 मई दीदी गई। बीजेपी ने बहुत ही बड़े बहुमत के साथ बंगाल, असम और पुडुचेरी में अपनी सरकार बनाई है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बंगाल विजय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जब बीजेपी को 77 सीट्स को चाहिए थी बंगाल में, 294 टोटल है। 294 में से अगर आपको बहुमत चाहिए तो 146 के आसपास, 147 के आसपास को चाहिए होती है। बीजेपी की आई है भयंकर 206 सीटें आई है। ममता बनर्जी के गढ़ में जाके हराया है और काफ़ी मेहनत की इस बार शुरू से ही। जो पिछले बार से लगे हुए थे, इन 5 सालों में काफ़ी कुछ किया है उन्होंने। जो मेहनत बीजेपी ने की, जो मेहनत आरएसएस ने की बीजेपी को आगे लाने के लिए या फिर ममता दीदी को हराने के लिए। जनता परेशान हो चुकी थी ममता दीदी से। मतलब जितने रेप्स हो रहे थे, जितने अत्याचार हो रहे थे, जितने इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, बांग्लादेशियों का जो ग्रोथ हो रही थी, बांग्लादेशी लोगों की जो ग्रोथ हो रही थी, जो यहाँ पर क्या बोलूँ उसकी, रोहिंग्याज की ग्रोथ हो रही थी, इलीगल आधार कार्ड बटे जा रहे थे लोगों के बीच में। जनता को मतलब दुर्गा पूजा के दुर्गा पंडाल को रुकवा दिया जा रहा है। एक तरफ दुर्गा माता की पूजा नहीं होने दे रही है, आप दूसरी तरफ दूसरे धर्म के जो ताजी हैं उनको निकालने की परमिशन बिल्कुल दी जा रही थी। आपने माता का पंडाल रुकवा दिया, आरती जो रात को पूजा होती थी वो 10 बजे के बाद उनके उन पर रोक लगा दी। तो दीदी, इतना अत्याचार जो होता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो एक ना एक दिन फूटता है, और आपका फूट गया। मैं तारीफ़ करूँगा शुभेंदु अधिकारी जी की। शुभेंदु अधिकारी जी ने जो किया, ही लिटरली मतलब शपथ खा के आया था वो आदमी कि मैं कसम खा के आता हूँ कि मैं दीदी को जीतने नहीं दूंगा। पिछली बार दीदी नंदीग्राम से खड़ी हुई, नंदीग्राम से भाई साहब ने बहुत गंदा हराया और भगा ही दिया लिटरली। तो फिर उसके बाद दीदी को और एक चुनाव दूसरी जगह से जीतना पड़ा, भवानीपुरा से फिर जीती दीदी पिछली बार। उपचुनाव लड़ी दीदी और उपचुनावों में भवानीपुरा से फिर वो जीत कर सदन में गई, मुख्यमंत्री तो बन गई थी। भारतीय संविधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उनको कहीं एक सीट से चुनाव जीतकर उनको सेलेक्ट होना होता है, सभा के विधानसभा के अंदर जाना होता है, फिर लोकसभा के अंदर जाना होता है, मुख्यमंत्री बन सकता जा सकता है वो। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा ही लड़ा, साथ में उन्होंने भवानीपुरा से भी लड़ा, और भवानीपुरा से भी 25,000 वोटों के बड़े मार्जिन से, 15,000 वोटों के भारी मार्जिन से दीदी को भगा दिया। अब दीदी ना घर की रही ना घाट की, ना दीदी एमएलए है तो ना विपक्ष के मंत्री भी नहीं बन सकती अंदर। 81 सीटें आई हैं टोटल। एक पर आगे थी, वो रात को फिर क्लियर हो गई। 81 सीटें आई हैं दीदी के, तृणमूल कांग्रेस के। 206 सीटें, 77 से जो 206 की ग्रोथ की है, 133 6 मतलब लगभग 140 का जो ग्रोथ है, ये 139 का जो ग्रोथ है, तो कतई दिखाता है कि बीजेपी ने कितनी मेहनत की थी, कितनी वहाँ पे जनता परेशान थी। तृणमूल कांग्रेस या फिर दीदी से या मतलब टीएमसी से जनता लगभग परेशान थी। औरतें जिनका बलात्कार होता है उनको दीदी ने कहा कि ठीक है, जिन औरतों का बलात्कार हो चुका है हम उनको पैसे देंगे, लिटरली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपका रेप हो गया, लीजिए पैसे लीजिए, शांत रहिए। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? कोई एक औरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है दूसरी औरत के प्रति, कि जिस औरत का रेप हुआ है हम उसको पैसे दे देते हैं, ठीक है ये लीजिए, आप इतने पैसे लीजिए, और आप ठीक है रेप हो गया था, मतलब आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। आरजी कर कॉलेज जो हुआ था उसमें जो डॉक्टर थी उसका रेप प्लस मर्डर किया गया था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया था, जहाँ तक पुलिस इन्फॉर्मेशन निकली। इस बार बस सब क्लियर हो जाएगा। उनके उस डॉक्टर की माता जी, उस महिला की माता जी इस बार चुनाव जीती है। सीट का नाम याद नहीं आ रहा, बट वो चुनाव जीती है और अच्छे अच्छे खासे मार्जिन से जीती है, 50,000 वोटों से कुछ जीती है। दैट्स प्राउड मोमेंट। तो जीतना ही था उनको। एक सहानुभूति की लहर भी हो जाती है, खुशी। अब देखते हैं बीजेपी करती क्या है वहाँ पे। सबसे पहले पहले 6 महीने तो जो टीएमसी ने और जो दीदी ने हगा है वहाँ पर, उस हगे हुए को धोने में चला जाएगा। इस बार सीआरपीएफ वहाँ मौजूद रही। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, चुनाव से 1-2 महीने पहले से भी पूरी सीआरपीएफ की टीमें वहाँ खड़ी थी। अलग अलग टीमों से 450 कंपनीज गई थी सीआरपीएफ की, और वो वहीं मौजूद थी। और लिटरली पूरी मशीनरी लगा रखी थी, पूरी मशीनरी जो थी वो इस बार, तो मशीनरी सारी लगा रखी थी। और क्लियरली बीजेपी को जीतना था। बीजेपी ठान के गई थी कि इस बार हमको जीतना है, जीतना है मतलब जीतना है।
और जीती, भयंकर वोटों से जीती। सारे जो एग्जिट पोल्स थे वो बता रहे थे 160 140 कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, कांटे की टक्कर गई पहाड़ में। 140 145 दोनों के ही दिखा रहे थे जितने भी मैंने देखे एग्जिट पोल्स, लेकिन जो बीजेपी ने किया। असम में बीजेपी को आनी ही थे। मैंने कल, हम जब बैठे थे डिस्कशन कर रहे थे हम सभी दोस्त लोग, तो मैंने कहा था असम में तो 100 के बाहर जानी ही है बीजेपी, नहीं छोड़ेगा हिमंता। और वो किया। 104 सीटें को चाहिए असम में, असम में जीतनी थी। पुडुचेरी में भी जीत गई। पुडुचेरी में पिछली बार 16 आई थी, इस बार 17 आ गई। 30 सीटें हैं तो 16 चाहिए होती हैं, 17 आ गई इस बार, तो वो भी कोई बड़ा मैटर नहीं। पुडुचेरी छोटी सी है। साउथ में एक पुडुचेरी है जहाँ पर बीजेपी सरकार है इसमें, और एक आंध्र प्रदेश में। बाकी तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में, केरला में 2 सीटें आई भी हैं अभी बीजेपी के। तमिलनाडु में तो खाता तक नहीं खुल पाया। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो स्टालिन हार गए, एम के स्टालिन जो है वो हार गए, लेकिन उनके बेटे जीत गए, जिन्होंने कहा था कि हिंदुइज्म इज़ लाइक अ कैंसर। जिस व्यक्ति ने कहा कि हिंदुइज्म इज़ लाइक कैंसर, साउथ में खड़े होकर कहा, जो साउथ हम हिंदू धर्म का कहते हैं कि हिंदू धर्म तो साउथ में ही बचा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को नीचे जाने ही नहीं दिया। औरंगजेब कभी दक्खन जीत ही नहीं पाया, मंदिर वहाँ के तोड़ ही नहीं पाया। उस साउथ में हिंदुओं के गढ़ में खड़े होकर एक व्यक्ति कह रहा है कि हिंदुइज्म इज़ लाइक अ कैंसर। वो व्यक्ति भारी बहुमत से जीत गया। उसका बाप जरूर हार गया, उसके बाप के बुरे दिन शुरू हो गए। उसके बाप के हारने के पीछे भी रीज़न था क्या, विजय सामने खड़ा था, जोसेफ विजय, वो सामने खड़ा। उसकी पार्टी शायद जीत गई है वहाँ पे, वो सरकार भी बना लेगा। 106 सीटें को चाहिए। डीएमके और एडीएमके दो पार्टियाँ, अगर दोनों मिल के बनाती है तो 106 सीटें आती हैं। दोनों मिल के बनाएंगे नहीं, दोनों अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ। ऑल इंडिया तृणमूल, ऐसा पता नहीं क्या नाम है उनके, कम्युनिस्ट पार्टियाँ दोनों। पहली बार ऐसा हुआ है भारत के आज़ाद होने के बाद, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे इंडिया में कहीं भी कम्युनिस्ट सरकार नहीं है, लेफ्ट सरकार नहीं है। हालांकि विजय के जो इरादे हैं, विजय के जो लक्षण है तमिलनाडु में, मुझे लगता है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनता है तो वो लेफ्ट से कम तो होगा नहीं। बेसिकली वो कम्युनिस्ट ही है। जो व्यक्ति हिंदी इम्पोजिशन का विरोध कर रहा है, हिंदी इम्पोजिशन करनी है ही नहीं। एक तरफ जब सेंटर R1 R2 और R3 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट लेके आ रही है, एक रीजनल लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में पढ़ाने को वो कह ही रही है, तो आप बच्चों को हिंदी, मुझे ये समझ में नहीं आता है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में कहाँ दिक्कत आ रही है। मुझे 5 भाषाएँ आती है, मुझे राजस्थानी आती है, मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे राजस्थानी आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ तो मुझे मराठी आती है, मुझे तेलुगु आती है। जब मैं ये भाषाएँ सीख रहा था तो मुझे बस सीखनी थी कम्युनिकेशन के लिए। साउथ वाले लोग वो खुश है इंग्लिश के साथ, साउथ वाले लोग इंग्लिश के साथ खुश है। उनको लगता है कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम मैच्योर लगेंगे, नहीं। उनको लगता है कि पूरा यूरोप इंग्लिश बोलता है, नहीं। रोनाल्डो पुर्तगाल का पुर्तगीज़ बोलता है, स्पेन वाले लोग स्पेनिश बोलते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच बोलते हैं। शायद इनको पता नहीं है इस बारे में। संस्कृत ले लो आप। लेकिन इनको लगता है कि नॉर्थ इंडियन वाले मूर्ख हैं, नॉर्थ इंडिया वाले कास्ट पर लड़ाई करते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले कतई मूर्ख हैं, उनको समझ है नहीं, उनकी जैसी इच्छा होती है वो वैसे करते थे। लेकिन सोचो आप इस बात को कि नॉर्थ में अगर कास्ट एक बड़ा मुद्दा है इलेक्शन का, तो साउथ में भी तो है। नॉर्थ का बंदा कास्ट पर वोट दे रहा है, इसलिए वो इलिटरेट है, वो अनपढ़ है, वो गंवार है, वो जाहिल है। पर साउथ में जो लोग अ, हिंदी इम्पोजिशन पर वोट दे रहे हैं, साउथ में जो मंदिर तोड़ने पर वोट दे रहे हैं, साउथ में जो धर्म पर वोट दे रहे हैं, वो अनपढ़ नहीं है, वो गंवार नहीं है। मैं इतने देखा है इलेक्शन, मुझे साउथ का कोई भी नेता ऐसा लगा नहीं कि हम डेवलपमेंट कर देंगे, हम नहीं। वो बोलते हैं हम हिंदी को नहीं आने देंगे, वो बोलते हैं हम मोदी को नहीं आने देंगे, वो बोलते हैं कि हम तमिलनाडु को तोड़ देंगे, हम द्रविड़ प्रदेश बना देंगे अपना, उस पर वोट मिल रहे हैं, वाह। बट वो जाहिल नहीं है, वो मैच्योर है, वो 100% लिटरेसी रेट वाले हैं, वो एजुकेटेड लोग हैं। तो खुशी इस बात की है कि अब शायद बंगाल को न्याय मिले। पर मैं बताता हूँ बंगाल के साथ क्या है, बंगाल में इंडस्ट्रीज नहीं गई कभी भी, अभी भी नहीं है। बंगाल के पास जब अंग्रेज आए थे सबसे पहले, तो जब बंगाल में अंग्रेज आए थे सबसे पहले, तो उन्होंने बंगाल से ही राज किया करना स्टार्ट किया था। बंगाल में कितना, मतलब जो सोने की चिड़िया हम कहते हैं ना, वो एक्चुअल बंगाल को ही कहते थे। जो कि भारत सोने की चिड़िया, वो एक्चुअल पंजाब, क्यों बंगाल में बहुत ही ज़्यादा जो डेल्टा एरिया है गंगा का, इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, इधर से मेघना आती है, मेघना यमुना बंग, तो ये 3 4 नदियाँ वहाँ पर मिलकर जो डेल्टा एरिया बनाती है, वहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी हाई था।
बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन होता था, और उसी प्रोडक्शन को लेके बंगाल को सोने की चिड़िया खाता था। पहले अंग्रेजों ने लूटा, फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो फेमाइन आई, तो सारा यहाँ से चावल वगैरह सारे वहाँ ले गए। फेमाइन में लोगों को भूखा मारा, वहाँ से मरने स्टार्ट हुए। फिर बंगाल के साथ लेफ्ट, शुरू से ही लेफ्ट रही, पहले कांग्रेस थी, फिर लेफ्ट आई, कम्युनिस्ट पार्टीज आई, दिक्कतें वहाँ से होनी थी। रतन टाटा जी ने एक प्लांट लगाना था, रतन कहा कि मैं प्लांट लगाऊंगा यहाँ पे, कार का इंडस्ट्री लगाऊंगा। कहा ठीक है, ओके, सब कुछ साइन वाइन सब कुछ हो गया। लोगों ने ज़मीनें, खेतों की ज़मीनें भी एक्वायर कर ली, वहाँ के लोग काम भी करने आ गए थे। जो नींव होती है वो नींव भी खुद जा चुकी थी, सीमेंट डल चुका था खेतों में। फिर सरकार को पता नहीं क्या हुआ, सरकार ने सारे एमओयू कैंसिल कर दिए कि नहीं, नैनो का प्लांट, जो नैनो कार थी, उस नैनो कार का प्लांट, रतन टाटा को रातों रात वहाँ से निकलना पड़ा। रतन टाटा ने इतना सब कह दिया कि अब मैं बंगाल में कभी इंडस्ट्री नहीं डालूंगा। लेट रतन टाटा जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो प्लांट ही नगर नहीं लगाने दिया, अब वो खेतों में सीमेंट बिक चुकी है। अब वो खेत ना सीमेंट खेती के लिए उपयोगी रहा, और ना ही इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो जाएगी नहीं अब। आपने कौन सी इंडस्ट्री सुनी है जो बंगाल की फेमस है? यूपी में जब योगी जी आए तो आज नोएडा में, अमेठी में आईफोन शोरूम चल रहे हैं। टेस्ला अमेठी में लगाने वाला था बीच में, अब लगाएगा नहीं लगाएगा वो एक तो अलग सा व्यक्ति है, बट आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूपी में हो रही है। यूपी में अलग फिल्म सिटी बन रही है। यूपी में, यूपी के भी अलग चोंच लेते हैं। जब समाजवादी पार्टी थी तब फार्मूला वन की रेसिंग वाला वो बनने वाला था। इन लोगों ने उसको स्पोर्ट्स से, फार्मूला वन को स्पोर्ट्स से निकाल के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डाल दिया, और जो बर्बाद हुआ, जो F1 इंडिया में फार्मूला वन बर्बाद हुआ, सोचो यार, इंडिया में। और A1 कैटेगरी के जो रोड्स वोड्स सब बना दिए थे उसने, पूरा जो स्टेडियम होता है, जो ग्राउंड होता है, A1 क्वालिटी का बनाया था। उसको समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने अपने चमचों को खुश करने के लिए, पैसा इकट्ठा लेने के लिए, उनको दबाने के लिए, बिजनेस को दबाने के लिए, उसको स्पोर्ट्स से निकाल कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डाल दिया, जो टैक्स बढ़ गया। स्पोर्ट्स में टैक्स कम होता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी फिल्म वाला, उसमें टैक्स शायद कुछ 30% या 35% कुछ होता है उसमें। उसने कहा कि भाई अभी तो पैर तो जमा लेने दो, लेकिन नहीं। और जो उसको दुखी किया, वो कसम खा के गया कि मैं हिंदुस्तान में वापस कभी फार्मूला वन लाऊंगा नहीं। अब बातें चल रही है कि हम वापस लेके आएंगे, बट वो कसम खा के गया कि नहीं, मैं वापस इंडिया में कभी नहीं आऊँगा। बर्बाद कर दिया यार उसने फार्मूला वन को। सोचो, रेड बुल, मर्सिडीज, फरारी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आती, इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता, ये भी कितना पहले ही आगे जा चुका होता। लोग कोसते हैं योगी जी को, मैं सोचता हूँ कि उस व्यक्ति को कैसे कोस सकता है कोई जिसने यूपी से आतंकवाद खत्म कर दिया। वो आतंकवाद ही था एक तरह का। आज लड़कियां अगर घर से रात को बाहर निकल रही तो वो एक वहाँ के लोगों के लिए एक वरदान टाइप हो गया है ना। व्यक्ति रात को निकल सकता है। एक समय तक रात को आप बाहर नहीं निकल सकते थे, कोई भी आके कट्टा लेके आ जाएगा, खड़ा कर दिया, गोली मार दी, पैसे लूट लिए। साइकिलें लूटी गई है लोगों से, साइकिलें। जस्ट इमेजिन, यूपी से। बंगाल की हालत उससे भी ख़राब थी। बिहार के तो लालू जी के याद में, और लालू जी के राज में और भी ख़राब हो गई थी। लेकिन ये सभी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता ना लोगों को। अब बीजेपी पता नहीं क्या करेगी। बीजेपी जो अब आजकल कर रही है, बीजेपी जो आजकल कर रही है, मुझे उससे भी डाउट लग रहा है कि पता नहीं बीजेपी करेगी नहीं करेगी। और बीजेपी भी ख़राब है। मैं कह सकता हूँ कि आपने बीजेपी को चुना है तो यू हैव नॉट चूजन द बेस्ट, यू हैव चूजन द बेटर इन द वर्स्ट। तो बुरों में अंधे में काना राजा चुना है आपने। अगर फिर भी बीजेपी यहाँ पर काम करती है, मैं चाहूँगा कि बीजेपी काम करे। अगर यहाँ से बीजेपी काम नहीं करती है तो आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर, यू आर किलिंग जस्ट, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं क्या होगा, लाते हैं एक बिल पास करवाते हैं, फिर कैंसिल करवाते हैं। महिला आरक्षण, किसान बिल, जब से किसान बिल वापस लिए हैं मोदी जी ने, तब से पता नहीं उनको क्या हो गया। हर एक चीज़ वापस लेने की ठान रखी है उन्होंने, हर एक चीज़ वापस लेनी होती है उनको कि हाँ ठीक है, इसको भी वापस ले लेते हैं, इसको भी वापस ले लेते हैं। तो लाते क्यों? बी स्ट्रॉन्ग। रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो चुकी है शायद मोदी जी की। अब पता नहीं कौन कहाँ से क्या कर लेगा। मैं अगले 6 महीने वेट करूँगा। अगले 6 महीने देखने लायक होंगे कि बंगाल में करते क्या है। शुभेंदु अधिकारी को अगर सीएम बनाया जाता है तो आई एम श्योर वो अच्छा काम करेगा। काफ़ी ब्रिलियंट नेता है वो, काफ़ी बोल्ड नेता है जिस तरह से वो वक्ता है। हाँ, कल मैं क्या नाम उनका, जो ओम करणांग बदनांग दोरा मुक्त केशत भुजांग कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग, जो लोकसभा जिन्होंने कहा था, नाम बोल रहा हूँ मैं उनका, कुमार, कुमार दादा नहीं,
मैं नाम भूल गया हूँ उसका, नाम अगर याद आ जाता है तो फिर मैं देखते हैं, बट नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नाम रिकॉल करने की कोशिश। वो कल बोल रहे थे कि डाटी डाटी पॉलिटिक्स, मोदी इज डूइंग डाटी पॉलिटिक्स, तो उसका भी अलग सा हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी थे प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने 2 बार हराया लगातार ममता बनर्जी को। पिछली बार नंदीग्राम से, इस बार भवानीपुर से। ममता बनर्जी से उसने बंदे ने पैर ही नहीं जाने दिए। लेट्स सी, होप बीजेपी बेटर करे, शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनाए। ऐसा नहीं कि जैसे राजस्थान में, एमपी में, राजस्थान में, एमपी में और हर जगह, इवन गुजरात में भी अपने जो पपेट गवर्नमेंट बना रखी है, दिल्ली में जो पपेट सीएम है उनके, कि हम दोनों जो कहते हैं, दिल्ली से जो ऑर्डर निकले उसको बस पास करवाना है आपको, उस टाइप से नहीं। बंगाल को खुद का एक नेता चाहिए जो ज़मीनी तौर पर जुड़ा हो, और ही इज़ ब्रिलियंट नेता। मैं शुभेंदु अधिकारी को पिछले 5 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, जब से पिछली बार जब जीता है नंदीग्राम में, और भयंकर वोटों से जिताया है। आपने बीजेपी ने जो साउथ में अन्नामलाई के साथ किया, वो यहाँ शुभेंदु अधिकारी के साथ मत कर देना। अन्नामलाई को से लिटरली उन्होंने पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दिया बीजेपी। तो अगर मैं सोचता हूँ कि अगर अन्नामलाई को नहीं निकाला होता शायद कुछ अच्छी सीटें आने के चांसेस थे। जो बंदा मेहनती था, 1,000 सीट आती तमिलनाडु में आपके, लेकिन नहीं, आपको तो भाई साहब। चलिए ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे। और कल वैसे मुंबई इंडियंस जीत गई, काफ़ी रोमांचक मैच था। मुंबई और रोहित शर्मा मुंबई का राजा भाई साहब, ही इज़ द किंग। हार्दिक पांड्या को आप लेकर आए, हार्दिक पांड्या से आप टीम संभली नहीं, आप उस व्यक्ति को हरा रहे हो जिसने उस किल बनाया। आपने उस व्यक्ति को टीम की कप्तानी जलील करके बाहर निकाला, टीम से नहीं निकलेंगे, कप्तानी से हटा दिया। वो उस बंदे ने छू तक नहीं की, उसको कहा फील्ड पे चला जा, लॉन्ग ऑन पे चला जा, लॉन्ग ऑफ पे चला जा, बाउंड्री लाइन पे चला गया, वो हर जगह चला गया। हार्दिक पांड्या को उसने कप्तान मान लिया था, बट उसके बाद क्या हार्दिक पांड्या उस किले को बचा पाया? बचाना था, किला बना के दे दिया, बना बनाया किला, उस किले को ढहा दिया। बचाना तो छोड़ो, लिटरली ढहा दिया उस किले को। हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर इज ब्रिलियंट, वर्ल्ड कप नॉच प्लेयर है वो, वर्ल्ड कप क्लच सिचुएशन का प्लेयर है। उसने वर्ल्ड कप में जो आखिरी ओवर फेंका, चैंपियंस ट्रॉफी में जो अच्छा परफॉर्मेंस दी, ही इज़ गुड एज अ प्लेयर, एज अ ऑलराउंडर। आई रिस्पेक्ट हिम, बट एज अ कैप्टन यू आर नॉट बेटर देन रोहित शर्मा। और ईगो एटीट्यूड भाई साहब, मतलब कुछ जवाब, उस सवाल पूछो कुछ जवाब दे रहा है बंदा, वो अपनी बंदी को लेके घूम रहा है। वर्ल्ड कप जिताया, अभी T20 वर्ल्ड कप जो जीता, तो ग्राउंड में नाच रहा है, उसके साथ तिरंगे के साथ सो रहा है वहाँ पे भाई साहब। कंप्लीट 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 नॉनसेंस। जो बयान काफ़ी, जो एक छोटा बच्चे बच्चे वाली मेंटालिटी है उसकी, शो ऑफ कल्चर। बट लिटरली मुंबई इंडियंस नीड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा डोंट नीड मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा को मुंबई की ज़रूरत नहीं है, मुंबई को रोहित शर्मा की ज़रूरत है। एंड बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। अब शायद रोहित शर्मा कप्तान नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन जो परफॉर्मेंस कल रोहित शर्मा ने दी, बाय गॉड लिटरली, मतलब ऐसा दिल गदगद गदगद हो रहा है। मैं आईपीएल देखता नहीं हूँ बेसिकली, बट कल जो रोहित शर्मा ने किया, आई लव यू रोहित शर्मा, थैंक गॉड। चलिए मिलते हैं।